प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है पाठ 8 धातु विज्ञान, जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। इसमें हम पार्ट 1 में के बारे में आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बच्चों, धातु विज्ञान में क्या क्या हमें सीखना है, इसके बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं। धातु विज्ञान में क्या क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें धातु विज्ञान में धातुओं के भौतिक गुणधर्म दिया है, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। दूसरा है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आयनिक यौगिक, जिसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। धातु विज्ञान में विविध संकल्पना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में सीखना है। तो यहाँ आज हम पार्ट 1 में आपको क्या क्या सिखाएंगे। हम यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रेणी और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, आयनिक यौगिक, धातु विज्ञान विविध संकल्पना, इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित है कि जब ये पृथ्वी का जन्म हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, आज से नहीं हुआ बच्चों, पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्षों पूर्व हुआ। निर्मित से लेकर आज तक लगातार विविध प्रक्रियाएं पृथ्वी के गर्भ में और अपने आसपास होती रही है। उन्हीं का परिणाम है कि विविध खनिजों की, द्रवों की और गैसों की उत्पत्ति हुई है। अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो इन सब का उत्पत्ति ही नहीं हो पाती है। तो जब से हम लोग पैदा हुए हैं, उसके पहले ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। और पृथ्वी पहले किस रूप में थी, आज किस रूप में है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। उसी परिवर्तनों का परिणाम है कि विविध खनिज जो द्रव के रूप में, गैस के रूप में आज हैं, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे आसपास अनेक पदार्थ किसी न किसी रूप में होते हैं, या यौगिकों से बने होते हैं। आपने शुरू में देखा था कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, उनका वर्गीकरण उनके गुणधर्मों के आधार पर, वे धातु हैं
अधातु है या धातु सदृश है, इस प्रकार से किया गया है और आज भी वही उपयोग में है। सब धातु, अधातु, धातु सदृश सबकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसकी जानकारी हम लोग करेंगे। तो बच्चों, ये धातु सबसे पहले है धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये देखिए, पहले लिक्विड द्रव के रूप में या गैस के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिज ये पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है। ये सभी क्या है, पृथ्वी के भूगर्भ में है और उनको निकाल कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो बच्चों, जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, इनको बनने में बहुत सारा समय लगता है। जैसे पानी है, तेल है, ये सब पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका उपयोग हमें कंजूसी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये जो बन चुके हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। इसीलिए इनका उपयोग कंजूसी पूर्वक करना चाहिए। इनको हम आसानी से बना नहीं सकते हैं। इनको हम आसानी से, जो पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं जो चीजें, उसको हम आसानी से बना भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में देखेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा जितने भी मेटल हैं, जितने भी धातु हैं, वे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों, हर जगह एक्सेप्शन है, हर जगह अपवाद है। सारे मेटल, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सभी जो होता है, एल्युमिनियम है, ये सभी ठोस अवस्था में है। लेकिन पारा और गैलियम, ये धातुएं कमरे के तापमान पर ही द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का अपना कुछ गुणधर्म होता है। ये ठोस अवस्था में पाई जाती, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये देखिए, ठोस अवस्था में धातुएं किस में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। केवल हमने कहा पारा और गैलियम। पारा और गैलियम ये धातुएं को क्या होती है, कमरे के तापमान ही द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। बच्चों, जो धातुएं होती, देखिए इसमें बहुत सारे गुणधर्म होते हैं धातुओं में। कोई भी धातु हो, उसमें ठोस अवस्था के साथ साथ उसमें चमक भी होती है। बच्चों, उसमें क्या होती है, चमक होती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन और आर्द्रता से कुछ क्रियाशील गैसों के संपर्क में आने से उनकी जो क्रियाशील हो जाती है, तो उनके पृष्ठभाग से अब क्रिया जब होती है तो उनकी कुछ चमक कम भी हो जाती है। जैसे लोहा ही है, आगे हम आपको बताएंगे। लोहा जब ऑक्सीजन और हवा से जब क्रिया करता है, उस पर जंग लग जाता है, काला धब्बा हो जाता है, तो उनकी चमक थोड़ा फीकी पड़ जाती है। इतना ही नहीं, आप इस चित्र में देख रहे हैं, लोहे को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। लोहा है, चांदी है, सोना है, ये मेटल जितने भी हैं, उनको हम गर्म करेंगे अगर, तो उसको हम पीट करके बढ़ा सकते हैं। माने उसमें तन्यता और आघात बलहीनता का भी गुणधर्म होता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, इसमें से बिजली आसानी से दौड़ती है। ये सभी धातुएं कठोर होती हैं। इसका भी धातुओं में भी क्षारीय धातुएं समूह की लिथियम और सोडियम पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये अपवाद हैं।
क्योंकि ये धातुएं कठोर नहीं होती बच्चों, ये धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, इनको आप चाकू से चाहे तो काट सकते हो। लेकिन धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत हाई होता है। एक का हम बताते हैं, आपके घर में जो बल्ब चमकता है बच्चों, उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है वो टंगस्टन धातु का होता है। किस धातु का होता है? टंगस्टन धातु का होता है। तो टंगस्टन धातु का जो द्रवणांक होता है वो सबसे अधिक होता है बच्चों। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है, लेकिन वो टंगस्टन जो बना हुआ है उसका द्रवणांक होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वह पानी में बदलता है। जैसे लोहा भी है, लोहा को आप एकदम पिघला दो तो ये भी पानी जैसा प्रवाह होता है। प्रवाह होने के कारण ही इसको जिस आकृति में चाहो उस आकृति का आप बना सकते हो। लेकिन जो हमने बताया सोडियम, पोटेशियम, पारा, गैलियम, कुछ अपवाद भी हैं, इनके द्रवणांक और इनके क्वथनांक भी बहुत ही कम होते हैं। कुछ धातु ऐसी होती है आप उस पर आघात करेंगे तो उसमें से ध्वनि का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं साउंड हिट और ड्राफ्ट, माने ध्वनिक कहलाता है। ऐसी धातुएं ध्वनिक वस्तुएं होती हैं, जैसे घंटी है, पीतल की है, लोहे की, आप बजाते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है। आपके घरों में बेल लगी है, घंटी लगी है, उसका भी स्विच ऑन करने से उसमें आवाज निकलती है। तो कुछ धातुएं जो होती है ध्वनिक धातुएं भी कहलाती हैं। कुछ धातुएं क्या होती है? ध्वनिक धातुएं कहलाती हैं। तो बच्चों आप ये जानिए कि जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ को छोड़कर। उनमें चमक होती है, उसमें तन्यता और आघात वर्धता होती है, और वे विद्युत के सुचालक भी होते हैं। देखिए आपने आपके घरों में देखा गया, एल्युमिनियम का पहले वायर लगता था, अभी तो कॉपर के वायर लगते हैं। ये सभी विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर कहलाते हैं धातुएं, और ये आवाज का भी निर्माण करती है। क्या करती है? आवाज का भी निर्माण करती है। अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में भी होती हैं, कुछ गैसीय अवस्था में भी होती हैं। लेकिन ब्रोमीन भी इसका भी एक्सेप्शन है, क्योंकि वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमने कहा अधातुएं या तो ठोस अवस्था में होती है या तो गैस अवस्था में होती है। देखिए लिखा है अधातुएं या तो ठोस अवस्था में होती है या गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अपवाद है, वो पानी के रूप में पाई जाती है द्रव अवस्था में। लेकिन बच्चों जैसे हमने कहा कि धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती, परंतु उसका भी एक्सेप्शन एक आयोडीन है, क्योंकि उसके जो केलास होते हैं ना, आयोडीन के केलास जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती है, वो इजीली टूट जाती हैं, लेकिन उसका भी एक अपवाद है हीरा, डायमंड जिसको कहते हैं, वो बहुत कठोर होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा से कांच भी कट जाता है, हीरे से क्या होता है? कांच भी कट जाता है। लेकिन अधातुओं के जो द्रवणांक और क्वथनांक है वो कम होते हैं, और ये ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं और विद्युत के भी कुचालक होते हैं। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो ये सारी बातें, ये भौतिक गुणधर्म थे किसके? अधातुओं की। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म थे। ये सॉफ्ट होती हैं डायमंड को छोड़कर, आसानी से टूट जाती हैं, चमकदार नहीं होती है, विद्युत की कुचालक होती है, और एक मोस्टली कलर्ड होती है। तो बच्चों
ये सारी चीजें आपने धातुओं के गुणधर्म में देखा और अधातुओं के गुणधर्म में देखा। कुछ में कुछ समानता है और कुछ सब विपरीत अवस्था में पाई जाती है। आगे हम आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुएं बच्चों क्रियाशील होती हैं, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन बनाती हैं, इसलिए उन्हें हम धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? धन विद्युत तत्व कहते हैं। हम जानते हैं जो पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं वे सामान्यतः विद्युत के भी सुचालक होते हैं। जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है उसमें से विद्युत भी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से जो ऊष्मा के कुचालक हैं वे विद्युत के भी कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद हीरा है। हीरा विद्युत का कुचालक है परंतु ऊष्मा का सुचालक है। हीरा क्या है? विद्युत का तो कुचालक है लेकिन ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। धातुएं जो बच्चों किससे किससे अपक्रिया करती है? धातुओं की अपक्रियाएं, तो धातु कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, वो पानी के साथ अपक्रिया करती है, वो अम्ल के साथ भी अपक्रिया करती है, वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है और धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ भी अपक्रिया करती है और धातुओं की अधातुओं के साथ भी क्रिया हो जाती है। तो पहले हम धातुओं की अपक्रियाएं देखेंगे। बच्चों धातुओं की जो अपक्रियाएं हैं, पहले हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया देखेंगे। धातुओं को अगर आप हवा में गर्म करते हैं तो क्या करते हो? जो हवा में ऑक्सीजन होती है उससे वो संयोग करती है और धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये सोडियम है, सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। बच्चों क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। 4Na+O2 ये सॉलिड में है, ये ऑक्सीजन है गैस के रूप में, और ये 2Na2O क्या बनाती है? सॉलिड बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्रिएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन बच्चों इसको हम खुला अगर हवा में छोड़ दें, खुला अगर हम इसको छोड़ दें तो सोडियम धातु क्या होती है? आसानी से जलने लगती है। इसीलिए आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो सोडियम को क्या करते? खुला नहीं रखा जाता है, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है। कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, वो पानी में घुल जाते हैं और उनकी पानी से क्रिया भी होती है और वो क्षार अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। देखिए Na2O+H2O, ये जो सोडियम ऑक्साइड है क्या है? सोडियम ऑक्साइड ये पानी से क्रिया कर लेता है। पानी से क्या करता है? क्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, 2NaOH बना देता है। माने तभी क्षार के रूप में हो जाता है, अल्कली रूप बना देता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर, आप जानते हैं कि हवा में ही सब कुछ जलता है। मैग्नीशियम 2Mgs+O2 तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, 2MgO बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये तो आपने ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखा बच्चों। दूसरी जो क्रिया हमने कहा कि
पानी के साथ भी आसानी से क्रिया करती है। धातुओं की पानी के साथ अपक्रिया। धातुओं की आसानी के साथ सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ बहुत तीव्र गति से जो क्रिया करती है और बनाती क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो सोडियम पानी के साथ क्रिया करके, ये देखिए 2Na प्लस 2H2O, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और H2 गैस जो होता है वो निर्मित करती है। इसी प्रकार से पोटेशियम भी है। पोटेशियम भी पानी के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस H2 गैस बनाता है प्लस क्या है, ऊष्मा। ये हाइड्रोजन गैस सब में मुक्त होती है। इसके विपरीत क्या बच्चों, कैल्शियम पानी के साथ बहुत मंद गति से क्रिया करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है लेकिन बहुत धीरे से काम करता है। किस प्रकार से, 2Ca प्लस 2H2O इक्वल टू CaOH छोड़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होती है। किसके रूप में जमा हो जाती है हाइड्रोजन गैस, बुलबुलों के रूप में, और वो बुलबुलों के रूप में क्या होती है, पानी पर तैरती है। और धातु क्या होती है, पानी पर तैरती है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम हुआ, लोहा, जस्ता, इन धातुओं की ठंडे या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं होती, परंतु पानी की वाष्प से ये लोग अपक्रिया करते हैं बच्चों। लिक्विड में से ये लोग क्रिया नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए एल्युमिनियम जो होता है पानी के वाष्प से क्रिया करता है, ये गैस के रूप में लिखा है, जी लिखा ना, ये लिक्विड लिखा है। ये एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता, इन धातुओं की जो न ठंडे में न गर्म पानी से अपक्रिया नहीं होती, लेकिन जब इनके वाष्प के रूप में होते हैं तो उनसे अपक्रिया होकर के ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए ये ऑक्साइड बनता है एल्युमिनियम का, ये लोहे का बनता है और ये देखिए जिंक का ऑक्साइड बनता है। ये सब किससे, देखिए यहाँ पर गैस लिखा है बच्चों, जी लिखा है। ये जो होता है ठंडे या गर्म लिक्विड से क्रिया नहीं करेंगी, ये गैस से क्रिया करेंगी और सब ऑक्साइड बनाता है। सभी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार से धातुओं के अम्ल के साथ अपक्रिया कैसी होती है, धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया, जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जस्ता है, इनको हम अगर तन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपक्रिया होने पर अपक्रिया अगर कराते हैं तो धातुओं का सल्फेट बनता है। सल्फेट या क्लोराइड लवण प्राप्त होते हैं और इस प्रक्रिया में भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस क्रिया में भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो जो इसकी क्रियाशीलता है मैग्नीशियम से ग्रेटर देन एल्युमिनियम है, उससे ग्रेटर देन जिंक है और ग्रेटर देन फेरस है। तो बच्चों एक एक की क्रिया हम आपको दिखाएंगे। पहले मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम क्रिया कराएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करें, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्युमिनियम से क्रिया करेगा 2AlCl3 बनता है और H2 गैस निकलती है। लोहे के साथ भी क्रिया करके फेरिक क्लोराइड बना देता है और जिंक Zn के साथ भी क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चों, मुक्त होती है। तो धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया होती है तो किस प्रकार से होती है, धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया। धातुओं की जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है तो धातुओं के नाइट्रेट बनते हैं और नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड भी बनते हैं। जैसे कॉपर की अपक्रिया HNO3 से जब होती है, नाइट्रिक अम्ल से होती है, ये देखिए कॉपर
कॉपर की क्रिया इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, 2NO2 बनता है और H2O लिक्विड बनता है। इसी प्रकार से कॉपर का HNO3 से भी जब क्रिया होती है, कॉपर नाइट्रेट इस जो अपक्रिया होती है, नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन के क्या प्राप्त होते हैं? विविध प्रकार के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। बच्चों, आपने ने अम्लराज का नाम सुना होगा कि अम्लराज क्या होता है। अम्लराज यह अत्यधिक क्षरणकारी एवं सधूम द्रव है। सोना और प्लेटिनम इन राज धातुओं को पिघला सकने वाले कुछ अभिकारकों में से एक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिला देने से अम्लराज का मिश्रण तैयार होता है। ये देखिए लिखा हुआ है। अम्लराज क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में अगर हम मिला देंगे तो अम्लराज जो होता है बन के तैयार हो जाता है। तीन अनुपात एक यहां पर देखिए लिखा है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया किस प्रकार से होती है बच्चों? आप ये एक्टिविटी बच्चों करके घर पे देख सकते हो। आपको तांबे का तार भी मिल जाएगा, लोहे की कील मिल जाएगी, परख नली टेस्ट ट्यूब मिल जाएगा। रासायनिक पदार्थ मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लो और करो क्या आप, ये देखिए चित्र है, ये परख नली है, इसमें लोहे की कील देखिए डाली गई, ये लोहे की कील है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें, और इसमें जो है फेरस सल्फेट का विलयन है। इसमें तांबे का तार डाला गया है और स्टैंड बना दिया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है, यहाँ पर एक धागा लगा हुआ है। आप करोगा क्या कि तांबे की स्वच्छ तार और लोहे की कील लीजिए। तांबे की तार किसमें डाला है? फेरस सल्फेट वाले विलयन में डाल दो, और लोहे की कील किसमें डाल दो? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो, और 20-20 मिनट के अंतराल पर इसका निरीक्षण करो आप। तो आपको दिखेगा कि किसमें क्रिया जल्दी होती है, किसमें क्रिया मंद होती है, ये क्रिया किस प्रकार की है। तो आप देखेंगे कि जो लोहे की कील है उस पर जो तांबे की परत है वो जम जाती है। लोहे की कील पर तांबे की जो परत होती है वो क्या होती है? जमती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातु बच्चों, सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है समान नहीं होती है। आपने देखा जैसे कुछ ऑक्सीजन से क्रिया करते, कुछ पानी से क्रिया करते, कुछ अम्ल से क्रिया करते हैं, लेकिन सभी धातुएं कहा कि इन लोगों से क्रिया करें तो नहीं कर सकती हैं। तो बच्चों, अगर एक धातु है और बी दूसरे धातु का विलयन है तो ए धातु लवण का विलयन हो जाता है प्लस धातु बी हो जाती है। इसको हम एक चित्र के द्वारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए चित्र है। अब इसमें से बहुत सारे क्रियाएं की गई हैं। कुछ अपक्रियाशीलता श्रेणी विकसित की गई है। धातुओं की उनकी अपक्रियाशीलता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में की गई व्यवस्था को धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अपक्रियाशीलता के आधार किस समूह से बनाए गए हैं? कुछ अधिक अपक्रियाशील
क्या है, कुछ अधिक अक्रियाशील धातु होती हैं, कुछ मध्यम अक्रियाशील धातु होती है और कुछ कम अक्रियाशील धातु होती है। देखिए, ये पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, लोहा है, टीन है, सीसा है, तांबा, पारा, चांदी। ये देखिए, इधर से यहाँ से ये इधर से जाती है तो अधिक क्रियाशील है, और लेकिन इधर से जैसे जैसे जाती है तो कम अक्रियाशील हो जाती है। यहाँ भी अम्ल के साथ अपक्रिया इन लोगों की ज्यादा ही होती है, और ये जो दिए हैं पदार्थ इनकी क्या होती है, कम होती है। और पानी के साथ अपक्रिया इन लोगों की देखिए, पोटेशियम, सोडियम से लिथियम, कैल्शियम तक देखिए ऊपर अधिक होती है, नीचे क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार से अपक्रियाशीलता जो है, अधिक अपक्रियाशील कौन सी धातु है, मध्यम अपक्रियाशील धातु कौन सी है, और कम अपक्रियाशील धातु कौन सी है, ये चित्र के द्वारा जो है बताया गया है। आगे हम आपको धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, जैसे अधातुएं जो होती है रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती। धातुओं की जो अपक्रिया होती है, आपने देखा कि धातुओं के ऑक्सीकरण से धनायन बनते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताएंगे कि जैसे सोडियम और क्लोरीन है। यहाँ पर सोडियम जो धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। ये आयनिक यौगिक बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो आप सोडियम क्लोराइड आपके घर में प्रयोग होता है, नमक सोडियम क्लोराइड है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी क्रिया करता है क्लोरीन से, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और पोटेशियम भी अगर क्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ये यौगिक बनते हैं। सोडियम और क्या है, पोटेशियम। तो हम लोगों ने बच्चों क्या क्या सीखा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, और धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, अम्लराज किसे कहते हैं, धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रेणी, धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, इस सब बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। अगला वीडियो जब हम आपको बताएंगे उसमें हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे, आयनिक यौगिक के बारे में देखेंगे, या आयनिक यौगिक और उसके गुणधर्म के बारे में देखेंगे, धातु विज्ञान क्या है उसके बारे में सीखेंगे, और बच्चों जो बहुत सारी धातुएं हैं उनका क्षरण भी होता है, वो क्षरण से कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, और प्रतिबंधित करने की जो नियम हैं, जैसे जस्ते का विलोपन करेंगे, उसमें टीन का चढ़ाना करेंगे, धनाग्रीकरण करेंगे, करते हैं विद्युत विलेपन और सम्मिश्रीकरण, ये सारी बातें हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में, पहले वीडियो में धातुओं के बारे में आज के लिए इतना ही।